हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय की तैयारी में प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है। स्टार्टिंग में आपके सिलेबस में 10+2 का जो सिलेबस दे रखा है उसमें ये टॉपिक दे रखा है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और क्लास को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको क्लास के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या है? देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वह समय है जब मानव ने अभी तक लिपि या लेखन प्रणाली का विकास नहीं किया था। यानी मानव ने किसी भी चीज़ को लिखना शुरू नहीं किया था, लिपि का उसको ज्ञान नहीं था कि उसको कैसे लिखना है। इसीलिए इसलिए इस युग को लिपिहीन युग भी कहते हैं। इस युग को किस नाम से जाना जाता है? लिपिहीन युग के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों जैसे पत्थर के औजार, हड्डियां, गुफा चित्र, कंकाल आदि से मिलती है। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। और इस समय कोई भी लिपि नहीं थी, कोई भी लिपि प्रचलित नहीं थी, मानव लिखना नहीं जानता था, पढ़ना भी नहीं जानता था, तो ऐसी कोई भाषा का विकास वहाँ पर नहीं हुआ था। इस काल के बारे में जानकारी हमें पत्थर के औजार, हड्डी, गुफा चित्र और कंकालों के माध्यम से होती है। अब हम बात करते हैं भाई प्राग ऐतिहासिक काल काल का वर्गीकरण के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग पाषाण युग के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण युग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस युग में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था, इसीलिए इसको पाषाण युग कहते हैं। और पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है पुरा पाषाण काल, प्लियोलिथिक एज। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? प्लियोलिथिक एज नाम से जानते हैं पुरा पाषाण काल को। इसकी अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसकी जो अवधि है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है? 5 लाख ईसा पूर्व से और 10 तो 5 लाख ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि है। पुरापाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो मानव क्या था? शिकारी था। मानव क्या था? शिकारी था और खाद्य संग्रह करता था। यानी वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था और भोजन का क्या करता था? संग्राहक था। यानी शिकारी और संग्रहकर्ता दोनों था। और आग का आविष्कार जो है वो कब होता है? पुरापाषाण काल में होता है। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में होता है। तो आग का उपयोग प्रारंभ किया गया पुरापाषाण काल में। अब हम आगे बात करें। देखिए, पुरापाषाण काल के और गुणों के बारे में बात करें तो पत्थर के अनगढ़ औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, स्क्रैपर आदि बनाए गए। तो पत्थर के मतलब भौंतरे जो औजार थे उनको बनाया गया था। मानव गुफाओं में रहता था। गुफाओं में इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिलता है कि भाई पुरापाषाण काल के दौरान मानव गुफाओं में रहता था। गुफा चित्रों में जानवरों के चित्र थे। लाल व सफेद रंग का प्रयोग किया जाता था। गुफा चित्रों में किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र थे और लाल व सफेद रंग का प्रयोग किया जाता था। पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें तो प्रमुख स्थल है भीमबेटका मध्य प्रदेश। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो किस काल से संबंधित है? तो पुरापाषाण काल से संबंधित है। सोन घाटी, बेलन घाटी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोन घाटी, बेलन घाटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये कौन से स्थल हैं? पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल जो मीजोलिथिक एज है, ये मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से और 8,000 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है वो मध्य पाषाण काल की अवधि है। 10,000 ईसा पूर्व से और 8,000 ईसा पूर्व तक की अवधि को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? मौसम में सुधार हुआ और बर्फबारी कम हुई, जलवायु अनुकूल हुआ मध्य पाषाण काल में। और सूक्ष्म औजारों का इसमें प्रयोग किया जाता था। चकमक के पत्थर से औजार बनाए जाते थे। किससे? चकमक के पत्थर से औजार बनाए जाते थे मध्य पाषाण काल में। प्रारंभ में जो कृषि का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का विकास भी मध्य पाषाण काल में हुआ। मछली पकड़ना, धनुष बाण का उपयोग किया गया मध्य पाषाण काल में। तो धनुष बाण का उपयोग कब किया गया? मध्य पाषाण काल में। और मानव अस्थायी झोंपड़ियों में निवास करने लगा। मानव किसमें? अस्थायी झोंपड़ियों में निवास करने लगा मध्य पाषाण काल के दौरान।
अब हम बात करें प्रमुख स्थलों के बारे में, तो प्रमुख स्थल मध्यपाषाणकालीन जो प्रमुख स्थल है वो बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और संगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और संगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में, जहाँ से मध्यपाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करें नवपाषाण काल के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण काल का जो समय है वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का है। कब से कब तक? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कृषि और पशुपालन का व्यवस्थित विकास जो है वो किस में होता है? नवपाषाण काल में होता है। तो व्यवस्थित रूप से कृषि और पशुपालन का विकास किस में होता है? नवपाषाण काल में। अनाज का उत्पादन नवपाषाण काल में होता है। गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को निर्माण किया जाता है और अस्थायी आवास व ग्रामों का निर्माण होता है नवपाषाण काल में। सामुदायिक जीवन व सामाजिक संरचना की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में सामुदायिक जीवन और सामाजिक संरचना की शुरुआत होती है। नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। नवपाषाण कालीन युगीन कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। मास्की और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। मास्की और ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं। अब हम बात करते हैं पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण युग के बारे में। चालकोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। इसकी जो समय अवधि है 4000 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक है। देखिए ताम्र पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबा, इस युग में तांबा प्लस पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया था। पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया था, तो इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तांबे और पत्थर दोनों दोनों के औजारों का प्रयोग करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग। इस युग में कृषि, पशुपालन, बर्तन निर्माण का विकास हुआ। सामाजिक विषमता का प्रारंभ हुआ। समृद्ध वर्ग की शुरुआत हुई। मंदिर, अनाज भंडारण, मिट्टी की मूर्तियां इस युग में बनी और मृतकों को दाह संस्कार किया गया और समाधियां बनाई गई। तो ये इस युग की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं कि भाई कृषि, पशुपालन, बर्तन निर्माण इस युग में होता है। सामाजिक विषमता का आरंभ होता है। समृद्ध वर्ग की शुरुआत होती है। धनी वर्ग की शुरुआत होती है ताम्रपाषाण काल में। अनाज मंदिर अनाज भंडारण, मंदिरों का निर्माण किया गया, अनाज भंडारण किया गया, मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई और मृतकों को मतलब जलाया गया, समाधियां बनाई गई। ये ताम्रपाषाण युग की विशेषताएं हैं। अगर प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें तो कायथा मध्य प्रदेश में है। चित्रित मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। भागोर राजस्थान में है। ताम्रपाषाण युग की सभ्यता में गाय, भेड़, बकरी के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इनाम गांव, जोगीमारा और दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव, जोगीमारा और दायमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। मध्यपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में। तो सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, देखिए पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो ये औजार, हड्डियां, मूर्तियां, गुफा चित्र और हड्डियों के ढांचे जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। मानव स्रोत के बारे में बात करें, एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो मानव कंकालों का विश्लेषण मानव विज्ञान स्रोत हैं। और भूवैज्ञानिक स्रोत के बारे में बात करें, जियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, तो परतों का अध्ययन और काल का निर्धारण। परतों का अध्ययन और काल के निर्धारण के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कला और संस्कृति के बारे में, कला और आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो भीमबेटका गुफाओं से मिले चित्र हिरण, बैल और शिकार करते हुए मानव के बारे में बताते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में भीमबेटका गुफा है। लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग खनिज रंगों से किया जाता था। और धार्मिक विश्वास के बारे में बात करें तो मृतकों को दफनाना, आत्मा और जीवन के बाद जो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसमें विश्वास किया जाता था प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान। अब हम बात करें मानव विकास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैसे हुआ? प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए पहले मानव के विकास की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। मानव विकास की पहली प्रमुख अवस्थाएं कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में कौन सा मानव आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सबसे पुराना मानव है और अफ्रीका में पाया गया, 2 पैरों से चलता था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पुराना मानव है जो अफ्रीका में पाया गया और 2 पैरों से चलता था। दूसरा है होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाला मानव, यानी ये औजार बनाता था। क्या बनाता था? होमो हैबिलिस औजार बनाता था और ये अफ्रीका में निवास करता था। देखिए ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव विकास।
मानव विकास परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। तो तीसरा जो मानव है होमो इरेक्टस, ये सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था, आग का प्रयोग करता था। ये होमो इरेक्टस किसका प्रयोग करता था? आग का प्रयोग करता था। होमो सेपियंस आधुनिक मानव है, हम और तुम होमो सेपियंस में आते हैं। यह सोचने वाला मानव, योजना बनाने वाला मानव था। इसका ही विकास वर्तमान मानव में हुआ, यानी यही विकास जो है यही विकसित होकर वर्तमान मानव बनता है। भारत में मानव की उपस्थिति के प्रमाण शिवालिक पर्वत श्रृंखला से और नर्मदा घाटी से मिले हैं। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से और नर्मदा घाटी से मानव की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं भारत में। नेक्स्ट हम बात करें प्रागैतिहासिक काल में जो भारत में पर्यावरण और जीवन शैली कैसी थी। जलवायु और पर्यावरण के बारे में बात करें तो पुरापाषाण काल में वातावरण ठंडा था और आर्द्र था, आइस एज थी, यानी कि बर्फ जमी रहती थी पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में हिमयुग समाप्त हुआ और जलवायु में गर्मी आई और शुष्कता आई। नवपाषाण काल में स्थिर जलवायु के कारण कृषि संभव हुई। तो नवपाषाण काल में कृषि के विकास होने का मुख्य कारण भी यही था कि नवपाषाण काल में जो है जलवायु कैसी हो गई? स्थिर हो गई थी और अच्छी जलवायु हो गई थी, जो कृषि के लिए क्या थी? पॉजिटिव थी। यही कारण है कि कृषि का विकास होता है। अगले हम बात करें भोजन की व्यवस्था के बारे में बात करें तो पुरापाषाण काल में मानव जो था शिकारी था, फल सब्जियां और कंदमूलों को खाता था। मध्यपाषाण काल में कुछ अंशों में मछली पालन करता था, पक्षियों का क्या करता था? शिकार करता था। नवपाषाण काल में अनाज उगाना सीख लिया, गेहूं और जौ उगाया उसने, दूध, मांस और कृषि पर आधारित भोजन वो करता था। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि पुरापाषाण काल में मानव कैसा था? शिकारी था और फल सब्जियां कंदमूल खाता था। मध्यपाषाण काल में मछली पालन करता था और पक्षियों को शिकार करता था। नवपाषाण काल में अनाज, गेहूं और जौ उगाता था, दूध, मांस और कृषि पर आधारित भोजन करता था। वस्त्र और आवास के बारे में बात करें तो प्रारंभ में वृक्षों की छाल जो है उसको मतलब अपने शरीर के चारों ओर लपेट कर शरीर को ढकता था। जानवरों की खाल का उपयोग करता था। नवपाषाण काल में बुनाई प्रारंभ हुई। कब हुई? नवपाषाण काल में। झोंपड़ियां और कच्चे मकान बनने लगे और मानव जो है वो नवपाषाण काल में स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी जीवन जीने लगा, स्थायी बस्तियां बसने लगी। तो पशुपालन भी हुआ और गांव का भी विकास हुआ। आगे हम बात करें प्रागैतिहासिक काल में धार्मिक विश्वास और दफन संस्कार के बारे में तो प्रागैतिहासिक मानव के धार्मिक विश्वासों की झलक दफन संस्कारों और समाधियों से मिलती है। वो दफनाता था, समाधियां बनाता था, मृतकों के साथ बर्तन, औजार, खाद्य सामग्री रखता था और आत्मा और जीवन में विश्वास करता था मानव। भारत के कई स्थलों पर सामूहिक समाधियां मिली हैं, जैसे बेलन घाटी और इनाम गांव में। तो बेलन घाटी कहाँ पर है? बेलन घाटी तो उत्तर प्रदेश में है और इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुफा चित्रों के बारे में बात करते हैं तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के गुफा चित्र भारत का सबसे प्रमुख गुफा चित्रकला स्थल प्रागैतिहासिक काल से संबंधित भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके चित्रों में हिरण, बकरी, गाय और मानव आकृतियां, यानी हिरण का चित्रण किया, बकरी का चित्रण किया, गाय का चित्रण किया, मानव आकृति का चित्रण किया। रंग कौन सा उपयोग किया गया? लाल, गेरुआ, सफेद। और ये रंग जो बनाए जाते थे वो खनिजों से बनाए उसने, मानव ने किससे बनाए? खनिजों से। चित्र में हंटिंग मतलब शिकार करना, डांसिंग और ग्रुप एक्टिविटी दर्शाते थे। और यह कला न केवल सौंदर्य बोध को दर्शाती है बल्कि सामाजिक जीवन, रीति रिवाज और पर्यावरण की जानकारी भी देती है। तो देखिए ये जो चित्रकला है वो सौंदर्य को ही नहीं दर्शाती बल्कि सामाजिक जीवन के बारे में बताती है, रीति रिवाज के बारे में भी बताती है और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रागैतिहासिक कालों के स्थलों का भौगोलिक वितरण के बारे में बात करें तो उत्तर भारत में कौन कौन से हैं? बेलन घाटी और चिरांद। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। नवपाषाण काल कृषि स्थल है। मध्य भारत में भीमबेटका और आदमगढ़ है। पुरा व मध्यपाषाणकालीन चित्रकला के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। और पश्चिमी भारत में बागोर और गिलुंड है, यहाँ पर ताम्रपाषाण के प्रमाण मिलते हैं और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी और मास्की है। नवपाषाण और ग्रामीण संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। अफगान पाक क्षेत्र मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। प्राचीनतम कृषि के प्रमाण जो है यहाँ पे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन। पुरातात्विक स्रोत पूरे काल के बारे में बताते हैं। सर्वाधिक प्रमाण और मुख्य आधार हैं पुरातात्विक स्रोत। मानव विज्ञान विशेषकर नवपाषाण काल से संबंधित जानकारी देता है। कंकाल रीति रिवाजों की जानकारी देता है। भूविज्ञान सभी कालों के बारे में जानकारी देता है। काल निर्धारण परतों के विश्लेषण से हमें जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा जी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पुराना मानव स्थल कौन सा है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। कृषि के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। पालतू जानवर
कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी। प्रथम जो पालतू जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता था। चित्रकला का प्रथम प्रमाण भीमबेटका से मिलता है। सूक्ष्म औजार मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। तांबे के औजार ताम्र पाषाण काल में प्रयोग किए गए। अब हम बात करें भारत का सबसे पुराना नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है। सबसे अधिक गुफा चित्र किसमें मिले हैं? भीमबेटका में। यूनेस्को साइट घोषित किया गया इसको। मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। और पालतू जानवरों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागोर, राजस्थान से। ताम्रपाषाण युग का विशिष्ट रंगीन चित्रित मृदभांड कायथा संगीत संस्कृति कायथा संस्कृति को निरूपित करता है ताम्रपाषाण। और भारत में सबसे पहले खेती बलूचिस्तान मेहरगढ़ में हुई। और भीमबेटका में चित्र किस रंग से बने? लाल और सफेद रंग से। ये खनिजों के रंग थे। नवपाषाण मानव द्वारा पहली बार कपड़ा बुनना और पशुपालन शुरू किया गया था नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में सबसे पहले मतलब पहली बार कपड़ा बुनना और पशुपालन क्या किया गया था? शुरू किया गया था। प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा चित्रकला और प्रापाषाणकालीन निवास के लिए प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है, नवपाषाणकालीन युगीन कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, मध्य पाषाणकालीन युग के औजारों के बारे में जानकारी देता है आदमगढ़। नेक्स्ट हम बात करें और राजस्थान में है, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण है और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ये बागौर राजस्थान से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कायथा मध्य प्रदेश में है, नवपाषाण से ताम्रपाषाण के संक्रमण का काल के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं कायथा से। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं और गांव की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं कि भाई गांव का विकास यहाँ पर सबसे पहले हुआ था इनाम गांव में। नेक्स्ट हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक युगीन मतलब प्राग ऐतिहासिक काल की जो विशेषता है उसके बारे में बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन का अभाव था। इतिहास लेखन संभव नहीं है, केवल पुरातात्विक प्रमाण ही इसके स्रोत हैं। औजार निर्माण के बारे में बात करें तो पत्थर और तांबे के औजारों का यहाँ पर निर्माण किया गया था। आवास के बारे में बात करें तो पहले गुफा में रहता था, फिर बाद में स्थायी घरों में ये रहने लगा। आजीविका के बारे में बात करें तो पहले मानव शिकारी था, ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। फिर खाद्य संग्राहक बना, फिर किसान बना, फिर पशुपालक बना। तो ये क्रम पूछा जाता है, शिकारी था, फिर खाद्य संग्राहक, फिर कृषक, फिर पशुपालक। धार्मिक विश्वास के बारे में बात करें तो मृतकों का दाह संस्कार करता था, समाधि में विश्वास रखता था, आत्मा में विश्वास रखता था। कला के बारे में बात करें तो भीमबेटका जैसे स्थलों पर गुफा चित्रों में जनजीवन शैली का चित्रण किया गया है, मतलब जीवित शैली का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें प्रागैतिहासिक काल का क्या महत्व है? यह मानव सभ्यता के विकास की नींव है। प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता का क्या होता है? विकास होता है। इसमें मानव ने प्रकृति से संघर्ष करना और जीना सीखा। भाषा, संस्कृति, कला, औजार निर्माण, कृषि, पशुपालन की शुरुआत का जो समय है वो कौन सा है? प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल है। और आगे चलकर यही सभ्यताएं बनती हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग की ओर सभ्यता की ओर ये आगे बढ़ता है यही समय। तो प्रागैतिहासिक काल जो है मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें संघर्ष के द्वारा मानव ने जीवन सीखा था। अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के शुरुआती संघर्ष और विकास का दर्पण है। ये बिल्कुल सही बात है कि मानव ने इस काल में संघर्ष किया और विकास किया। यह काल पत्थर के औजारों से लेकर तांबे के प्रयोग का प्रमाण देता है, भोजन के संग्रह से कृषि और गुफा में रहने से स्थायी जीवन और ग्राम्य जीवन तक की कहानी को बताता है। यही वह चरण है जिसने भविष्य में महान सभ्यताओं जैसे चीन, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत में थी, और उसकी नींव रखी थी प्रागैतिहासिक काल में। तो इसलिए हम इसको प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में अच्छे से समझा होगा और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट इस विषय से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।